हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइट टू नॉलेज। आज हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन में डिस्कस करने जा रहे हैं इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, या फिर जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हमने दो तरीके की इन्वेस्टमेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें था इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो वो दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हो जाती हैं, तो उसको डिटर्मिनेंट्स भी उसके पढ़ने ज़रूरी हो जाते हैं। तो पहले हम लोग इंड्यूसमेंट का डिटर्मिनेंट्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने जो पढ़ना है आज वो है आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो दो प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट्स होते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के। वो है, एक है आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड सेकंड इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमने इस टाइप्स को डिस्कस भी किया था तब भी इसमें हमने देखा था कि अगर आपका मार्जिनल जो है एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अगर ज़्यादा हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर कम हो जाए तो हम कम इन्वेस्ट करेंगे। तो उसी तरीके से इसको देखना पड़ेगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में हमने ये भी पढ़ा था कि ये चेंज होता रहता है जैसे हमारी इनकम या प्रॉफिट में चेंजेस आती जाएंगी। तो पहला इसका पॉइंट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब ये होता क्या है, ब्रॉडली MEC रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ न्यू इन्वेस्टमेंट और अ न्यू कैपिटल लॉन्च्ड इन अ बिजनेस। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि कोई नई इन्वेंशन की, कोई नई इन्वेस्टमेंट की, कोई कैपिटल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उसमें हम लोगों को ये देखना है कि वो हमें कल को कितने रिटर्न्स देगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है उस प्रोजेक्ट से। तो ये होती ही आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको हम सिंपल वे में कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। कि आपने अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उस बिजनेस से, क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है उसकी। तो देयर आर टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ MEC के भी आगे दो डिटर्मिनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज prospective yield of a capital asset and second is the supply price of the capital assets। मतलब कैसे किन तरीकों से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट्स हैं आगे इसके। पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, prospective yield of a capital asset। अब prospective yield क्या होता है, it is the aggregate net return expected from it during its lifetime of use। मानकर चलो कोई मशीन खरीदी है, अब मशीन का हमने ये देखना है कि कितना वो हमें रिटर्न देगी। देखना कब तक है, जब तक वो मशीन अच्छे तरीके से काम करती रहेगी, चलती रहेगी। उसके लाइफ टाइम यूजेज का जो हमने निकालना है वो होता है आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड, कि कितनी हमें यील्ड दे रही है कोई एसेट है, उससे आप लोग कितना एग्रीगेट नेट रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो उसकी पूरे लाइफ टाइम की यूज़ के अकॉर्डिंग। जब हमें डिटर्मिन करना है प्रोस्पेक्टिव यील्ड को, तो हम लोग क्या लेते हैं, एनुअल रिटर्न ऑफ द कैपिटल एसेट लेते हैं, मतलब एक साल की ज़्यादातर ली जाती है। अगर हम लोग एग्रीगेट कर दें जो एनुअल रिटर्न है एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कैपिटल एसेट ओवर इट्स लाइफ टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल प्रोस्पेक्टिव यील्ड। मतलब हर जो ईयर आता रहेगा ना, उन सभी को क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोस्पेक्टिव यील्ड। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं जो कि हम लोग निकालते हैं फ्रॉम अ कैपिटल एसेट आर ऑल्सो वर्कड आउट। अब इसको निकाला कैसे जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को, डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ दैट एसेट। मतलब कोई एसेट है, उसको और ज़्यादा यूज़ किया, जब हम जैसे कहते हैं ना मार्जिनल किसी चीज़ का निकालना, एक और यूनिट यूज़ करने पे इसने हमें क्या प्रोडक्शन दी, वैसे ही क्या है कि मार्केट वैल्यू क्या होगी जो एडिशनल आउटपुट आपके पास आई है उस एसेट को यूज़ करने से ओवर इट्स लाइफ टाइम, एंड द एसोसिएटेड वेरिएबल कॉस्ट। मतलब एक तो हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच में, मार्केट वैल्यू जो हमारे एसेट की है, एडिशनल आउटपुट कितनी दे रहा है हमें, और सेकंड इज एसोसिएटेड वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्केट वैल्यू है जो एडिशनल आउटपुट की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल एसेट न्यूली लॉन्च इन द बिजनेस। कोई नया लॉन्च हुआ है जो एसेट है, उसका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि जो भी हमने एक्सपेंसेस जो भी खर्चा करना है वेरिएबल इनपुट्स पे, वेरिएबल इनपुट्स कुछ भी हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकती है, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। दस जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है
ऑफ अ न्यूली कंटेम्पलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, मतलब एक नया जो आपने प्रोजेक्ट लगाया, इन्वेस्टमेंट की है, कैसे निकालना है? सिंपल तरीका क्या है? डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल एसेट एंड एसोसिएटेड वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे और वो आपका क्या हो जाएगा? प्रोस्पेक्टिव यील्ड आ जाएगा। सेकंड इसका कौन डिटर्मिनेंट था? सप्लाई प्राइस। जो सप्लाई प्राइस होता है कैपिटल एसेट का, वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड, नॉट द सप्लाई प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट। मतलब जो हमारे पास चीज़ है उसका सप्लाई प्राइस नहीं, बल्कि कोई उसी तरीके का, उसी काइंड का जो नया एसेट हमने खरीदा है, उस पे हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। ठीक है, तो हैंस सप्लाई प्राइस को हम लोग और क्या नाम देते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। समझ आया? हमने एग्जिस्टिंग एसेट का नहीं निकालना, हमने क्या देखना है? जो नया एसेट उसी तरीके का लिया है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये हम फिक्स्ड रखते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। सेकंड आपका डिटर्मिनेंट था, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ मनी इज बोरोड फ्रॉम द अदर्स टू इन्वेस्ट, हम किसी से क्या करते हैं? पैसा बोरो करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके बदले में उसको क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। कॉन्ट्रैरी में कहा जाए, अगर इन्वेस्टर्स क्या करता है? पैसा बोरो नहीं करता किसी से, इन्वेस्टर के पास खुद के पास पैसा है और वो यूज़ कर लेता है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स को खरीदने में, जिसमें दे विल गेट द रेगुलर इंटरेस्ट ऑन इट। बट इफ़ ही इन्वेस्ट हिज फंड, लेकिन अगर वो अपना पैसा क्या कर दे? किसी फंड में इन्वेस्ट कर दे, तो मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा किसी तरीके से। अगर वो पैसा किसी को देता तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलता, लेकिन अब उसने क्या किया? अपना पैसा खुद का निवेश कर दिया, तो उसको इंटरेस्ट फोरगो करना पड़ेगा। अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं इंटरेस्ट क्या होता है? आपकी कॉस्ट ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। केन्स के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे डिटरमिन किया जाता है? ऑन द वन हैंड बाय सप्लाई ऑफ मनी, और दूसरे तरीके से फॉर द डिमांड फॉर मनी। और डिमांड फॉर मनी को नाम क्या दिया है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि कितनी प्रेफरेंस करते हो आप लोग पैसे को लिक्विडिटी की। इन द शॉर्ट पीरियड में हमने क्या माना था? कि जो सप्लाई है मनी की वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। इसी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किससे डिटरमिन होगा? डिमांड फॉर मनी से, मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस से। सो अकॉर्डिंग टू केन्स, इंटरेस्ट क्या होता है? रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी। अब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो लोग क्या चाहेंगे? कि हम लोग अपनी लिक्विडिटी के साथ में ज़्यादा पार्ट आउट करें। क्यों? क्योंकि उसको फ़ायदा होगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो लोग अपने पैसे को आगे देने की कोशिश करेंगे ताकि उसके बदले में जो ब्याज है वो उनको ज़्यादा मिले। ये चीज़ है उसकी। तो पार्ट विद लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे? हम लोग लिक्विडिटी को प्रेफरेंस नहीं करेंगे। इसका मतलब जो पैसा हमारे पास है उसको अभी अपने पास ही होल्ड करके रख लेंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर हो जाएगा फिर हमारा प्रेफरेंस जो लिक्विडिटी को लेके है वो बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब इसमें भी क्या है? ग्रेटर द लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब जितनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। दोनों की चीज़ सेम है, मतलब वाइस वर्सा भी सेम ही है। और स्मॉलर लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, दैट विल बी लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मे बी एडेड दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई या फिर लो हो सकता है अगर सप्लाई है जो मनी की वो कम हो या फिर ज़्यादा हो। मतलब सप्लाई से भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सप्लाई शॉर्ट पीरियड में हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है, जिस वजह से हम इसको लिक्विडिटी के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन कर पा रहे हैं। तो ये आपके दो डिटर्मिनेंट्स है उसके। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस में क्या पढ़ा था कि इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है आपकी इनकम से, आपकी प्रॉफिट से, ये इन्वेस्टमेंट होती ही रहेगी। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ज़्यादा कर सकती है, कम कर सकती है, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट को दोनों पीरियड ऑफ टाइम में, शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड में। जब डिप्रेशन का पीरियड आ जाता है तो क्या होता है? प्राइवेट वाले इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आगे हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ज़रूरी हो जाती है ताकि उसका घाटा पूरा किया जा सके। बीइंग ऑफ ऑटोनोमस नेचर, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट उसको डायरेक्ट किस में किया जाता है? पब्लिक वर्क एक्टिविटीज़ में, जैसे हाउसेस बनाना, हॉस्पिटल, रोड्स हो गई। और इससे क्या होता है? धीरे धीरे जो इनकम है बढ़नी शुरू हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं आपकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट के? पहला है टैक्सेशन।
मतलब लोगों, जब पब्लिक है उसके हाथ में पैसा भी कहाँ से आने वाला है। टैक्सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट का। जो टैक्स प्रोसीड जो कि कलेक्ट करते हैं हम लोगों से फ्रॉम द पीपल इज ऑफन स्पेंट ऑन दी पब्लिक इन्वेस्टमेंट। टैक्सेस के रूप में जो पैसा गवर्नमेंट को जाता है वो ज़्यादातर पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ही लगता है। However, criticizing the policy of taxation, the critics maintain that it will not encourage new investment. लेकिन जो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या कहा कि टैक्सेशन की पॉलिसी अच्छी नहीं है क्योंकि ये नई इन्वेस्टमेंट को इनकरेज नहीं करता। ये तो जस्ट क्या हो रहा है कि पैसा एक के हाथ से छूट के दूसरे के हाथ में जा रहा है। मतलब जनरल पब्लिक के हाथ में से पैसा किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास आ गया। तो टोटल वॉल्यूम है जो इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमी में वो क्या रहेगा, अनचेंज हो जाएगा। क्रिटिक्स देयरफॉर होल्ड दैट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है टैक्सेशन की शुड एज फार एज पॉसिबल बी एस्च्यूड। मतलब जो पॉलिसी इन्होंने अपना रखी है उसको एक तरीके से हम लोग अवॉइड करना चाहिए टैक्सेशन वाले सिस्टम को। सो टैक्सेस आर टू बी इम्पोज दिस शुड ओनली बी अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। अगर टैक्सेस को इम्पोज करना भी है तो बहुत थोड़ा या लिमिटेड एक्सटेंट तक ही करना चाहिए। सेकेंड सोर्स क्या है आपका, लोन्स। दिस इज कंसिडर्ड बेटर देन द टैक्सेशन। इनएक्टिव मनी बाय द वे ऑफ लोन। अब देखो बैंक में पैसा पड़ा है, इनएक्टिव मनी है, कहीं यूज़ नहीं हो रही, वो हम क्या दे देते हैं, लोन में दे देते हैं। तो लोन दो सोर्सेज से मिलता है, प्राइवेट लोन्स हैं, बैंक लोन्स होते हैं। बैंक लोन ज़्यादातर प्रेफरेबल किस में होते हैं, टू द प्राइवेट लोन्स। मतलब बैंक लोन्स को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं प्राइवेट लोन से। बैंक्स के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा सरप्लस फंड होता है और बाद में क्या होता है, बैंक इसको लैंड कर देती है एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जिससे आगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हाउएवर सच लोन्स और टू रिसीव्ड बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने ये कहा है कि ये लोन्स को रिसीव करना चाहिए जब अभी हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट रीच आउट नहीं हुई है, क्योंकि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है लोन्स के थ्रू आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट हम लोग करेंगे तो ये इन्फ्लेशन लेके आ सकती है इकोनॉमी में। थर्ड इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि नई करेंसी को छापना, प्रिंट करना। अब कुछ लोग समझते थे कि ये बेस्ट मेथड होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, इज दैट बाय द प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट, और इसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये कन्वीनियंट मेथड है क्योंकि इससे इट मे गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अब ज़्यादा नोट एक दम से हम लोग प्रिंट आउट करने की कोशिश करेंगे तो इन्फ्लेशन हो सकती है मार्केट में, क्योंकि लोगों के हाथ में डिमांड जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इंडोर्सिंग दिस मेथड सपोर्टर्स हैं जो केन्स के, उन्होंने मेंटेन किया दैट सो लॉन्ग एज देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ तक भी क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, ठीक है, तो इशूइंग जो हो है न्यू करेंसी नोट्स का वो इन्फ्लेशन नहीं करेंगे। मतलब सपोर्ट किया था इस मेथड को उन्होंने। जो फियर है इन्फ्लेशन का वो कब अराइज होगा, आफ्टर दी फुल एम्प्लॉयमेंट। सो इन रेजिंग फंड्स ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए दैट इट नॉट बी फॉलोड बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन द प्राइवेट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम लोग डिक्लाइन कर दें। अदरवाइज जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का वो या तो कम कर देगा या डिसअपियर कर देगा उन चीज़ों को। तो हैंस जो मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का वाइल मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये क्या होना चाहिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी स्टिमुलेट करना, उसको ख़त्म नहीं करना या उसके साथ में हमने कम्पीट नहीं करना। हमने क्या करना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के को देखते हुए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको हम लोग ख़त्म ही कर दें। तो ये थे आपके सोर्सेस ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।